बेग साहब सर, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई, नंबर्स भी आ गए, डिस्कशंस भी चैनल्स पर हो रहे हैं, लेकिन सर क्योंकि आपकी पार्टी गवर्नमेंट की अलाई भी है और अभी रिसेंटली जरदारी साहब की आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बड़ी प्रोलॉन्ग मीटिंग भी हुई, ऑब्वियसली उसमें इकोनॉमिक नंबर्स तो डिस्कस हुए होंगे, लेकिन सर इससे क्या कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती थी गवर्नमेंट? यानी आपके ख्याल में अगले बजट में गवर्नमेंट के पास चॉइसेस ही कितनी लिमिटेड हैं कि वो आवाम के लिए कुछ पेश कर सके? देखिए, 2-3 सवाल आपके बड़े आए हैं सना। पहली चीज तो यह है कि ध्यान में रखें कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें उनकी शराइत है रेवेन्यू कलेक्शन की, एक्सपेंडिचर्स की या GDP की, रेवेन्यू FBR की जो कलेक्शन है उन सब की। लिहाजा हम इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, हमें उस प्रोग्राम की जो शराइत हैं उनको भी इनकॉर्प करना है, वो रेवेन्यू टारगेट्स और दूसरे माशी हदायत भी हासिल करने हैं और उनको मुतमईन हमने रखे हैं। दूसरी चीज़ ये हुई है कि ये जंग का जो है ये ईरान की और इसराइल की जो हुई है इससे भी एक इम्पैक्ट तो आया है कि इंश्योरेंस बढ़ गए, फ्रेट बढ़ गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। फिर दूसरे जो छुरी चलाई वो PDL की थी तो 80 रुपए कहा था, IMF ने 117 रुपए पर लीटर पे हम पहुंच गए हैं और वो भी लगाते चले जा रहे हैं। इस साल 1700 अरब रुपए वसूल हुए हैं, 2 सालों में PDL 2700 अरब रुपए वसूल किया है। ये सबसे बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो हासिल किया गया है, ठीक, रेवेन्यूज के अलावा। तो हदायत पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर की बुरी परफॉर्मेंस रही है, हमारी क्रॉप पिट गई, हमारी जो कॉटन की क्रॉप थी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जो 13 मिलियन बेल होती थी वो 6.5 और 7 मिलियन बेल के आगे बढ़ गई। इसके माने आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर फॉरेन रिजर्व पे दबाव आएगा। अच्छा बेग साहब सर, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली ऑपोजिशन की अपनी भी ओपिनियन है और वो ऑब्वियसली उसको कंपेयर करते हैं जब PTI का दौर था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी दौर रहा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो ये बात जो हमारे वजीर ख़जाना हैं उन्होंने पहले ही कही थी कि जी अगले साल, जब मुझे याद है कि जो दिसंबर से पहले का टाइम था उसमें उन्होंने कहा था कि जून में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इवेंचुअली अचानक जब ये ईरान और अमेरिका की वॉर हुई तो उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बढ़े, फिर हमने लेवी के ऊपर इतना टैक्स अवाम ने खून पसीने का अपना जो है वो दिया गवर्नमेंट को। अभी ये जो नई रिकमेंडेशंस आ रही हैं इसमें रियल स्टेट को कह रहे हैं जी थोड़ा सा रिलीफ हम देंगे, इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे, हम एक्सपोर्ट पे काम करेंगे सर, लेकिन ये तमाम चीज़ें देने के बावजूद भी वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते। अब अगर मैं बात करूं छोटी सी कि वो जो कारोबारी तबके के लिए इन्होंने एक ऐप बनाई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें लोग आए नहीं, रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, तो ऐसे प्रोडक्ट्स लाने का क्या फ़ायदा है जिसका नताइज आपको नहीं मिल रहे गवर्नमेंट को? ये आपने बड़े अच्छे और कंसर्न सवाल पूछे हैं, मैं इन तीनों चारों का जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इंसेंटिव ला रहे हैं ये, और उसमें इन्होंने E7 का था जो एक इरिटेंट्स उसको दूर किया है, कुछ विथहोल्डिंग टैक्स कम कर रहे हैं सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये चाहती हैं कि कंस्ट्रक्शन में एक बूम आए। और मैंने भी अपने दोनों कमेटियों में, कॉमर्स की और स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में ये कहा कि जी जो गल्फ ममालिक में कॉन्फ्लिक्ट है, जो वहाँ टेंशन है, लोग पाकिस्तानी जो पैसे अपने ले गए थे चाहे अमन अमान की वजह से या किसी वजह से भी, वो वापस लाना चाह रहे हैं। तो खुदारा को दरवाजा खोल दे उनके उन पैसों को आने का, दरवाजा नहीं खोल रहे तो खिड़की खोल दे कम से कम, ताकि वो पैसे आए। हमें सबसे ज्यादा जरूरत उस फॉरेन एक्सचेंज की जो ये बाहर ले गए, तो उसके ऊपर एमनेस्टी तो दी जा नहीं सकती। IMF नाम सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम मुख्तलिफ RDA को रिलैक्स करके थोड़ा रेसिडेंट पाकिस्तानीज के लिए भी कुछ प्रोविजन क्रिएट करके पैसे ला सकते हैं और खातिर ख्वाह रकम पाकिस्तान आ सकती है। सैलरी क्लास की टैक्सों में मार के उनको खत्म कर दिया है। वो खुद भी कहते हैं औरंगजेब साहब मुझसे कि यार ओवर बर्डन है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसको कम करें। और इस बार आप देखेंगे बजट में कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ नजर आएगा, कुछ ना कुछ। सर बस मैं बेग साहब कुछ ना कुछ से